छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत शेर शाह सूरी और उसके शासनकाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि किस प्रकार बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव रखी गई और उस शासन को हुमायूं के द्वारा संचालित किया गया। लेकिन हुमायूं अपने पिता बाबर की तरह उतना शक्तिशाली व मजबूत शासक नहीं था। उसके शासनकाल के दौरान ही अफगान सरदार शेर खान ने हुमायूं को 1540 में पराजित कर सूर वंश की नींव रखी और एक बार भारत में पुनः अफगानों के शासन की स्थापना हुई। शेर खान या शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था और उसका पिता हसन बिहार में सहसाराम और खवासपुर टांडा परगनों का जागीरदार था। इस हसन खां के 8 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा फरीद खां का जन्म बजवाड़ा में 1472 ईस्वी में हुआ था। फरीद खां और निजाम खां अफगान माता के पुत्र थे। तो ये जो फरीद खां था, यह प्रारंभ से ही बड़ा होशियार था। हालांकि अपनी विमाता के प्रभाव के कारण पिता के द्वारा फरीद खां को बहुत ही उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था और बहुधा उसकी अपने पिता से कहा सुनी भी हो जाती थी। और इसी उपेक्षा के चलते फरीद खां 22 वर्ष की आयु में ही जौनपुर आ गया था। जौनपुर उस समय प्रांतीय शासन की राजधानी और शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था और यहाँ उन्होंने जमाल खां से विद्या प्राप्त की और अरबी और फारसी का अध्ययन किया और साथ ही दीवानी तथा फौजदारी प्रशासन का ज्ञान भी प्राप्त किया। क्योंकि वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी था, इसलिए उसके ज्ञान, बुद्धिमत्ता, शिष्टता, परिश्रम, विनम्रता की जौनपुर में प्रसिद्धि हो गई। जमाल खां ने फरीद खां के अनेक प्रशंसकों ने हसन खां को विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र में महानता के असाधारण गुण हैं और इस तरीके से दोनों पिता पुत्र एक हो गए। हसन खां ने फरीद खां की योग्यता से प्रभावित होकर सहसराम और खवासपुर टांडा का प्रबंध फरीद खां को सौंप दिया। फरीद खां ने इतनी अच्छी तरीके से इन परगनों का प्रबंध संभाला और राजस्व में वृद्धि की और यहीं से उसे राजस्व और स्थानीय प्रशासन का अनुभव भी प्राप्त हुआ और उसने कठोरतापूर्वक अराजकता का दमन किया। फरीद खां ने लगभग 20 वर्ष तक दोनों परगनों का प्रबंध किया और उसकी प्रबंध कुशलता और परगनों की शांति और समृद्धि से हसन अत्यधिक प्रभावित रहा। फरीद खां इसके बाद आगरा चला गया। यहाँ पर दौलत खां लोदी का संरक्षण प्राप्त कर उसने सुल्तान इब्राहिम से प्रार्थना की कि उसे सहसराम और खवासपुर टांडा की परगने जागीर में दे दी जाए। हालांकि इस चीज़ को इब्राहिम लोदी ने स्वीकार नहीं किया, किंतु जिस वर्ष हसन की मृत्यु हुई यानी कि 1520 ईस्वी में, उसके बाद सुल्तान ने दोनों परगने फरीद को दे दी और अब फरीद सुल्तान लोदी की सेवा में आ गया। आगरा से फरीद अपने सौतेले भाई सुलेमान को हटाकर जागीर पर काबिज हुआ और उसे सुलेमान के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि मोहम्मद खां ने जागीर का बंटवारा फरीद और उसके सौतेले भाइयों के बीच में कर दिया।
तो बिहार के लोधी सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ फरीद नौकरी करने चल गया और वहीं से उसने सूबेदारी का समर्थन प्राप्त करना चाहा। इसी बीच बाबर का आक्रमण हुआ। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। बहार खान ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और सुल्तान महमूद की उपाधि धारण कर ली। एक दिन शिकार के समय फरीद ने तलवार के एक वार से शेर को मार दिया और इसी वीरता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान कर दी और अपने अल्पवयस्क पुत्र का शिक्षक उसको नियुक्त कर दिया। शेर खां मोहम्मद के दरबार में भी सुरक्षित नहीं रहा और परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि उसे मुगलों की सेवा में जाना पड़ा। मुगलों की सेवा में रहते हुए शेर खां ने अपनी जागीर को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया और उसने कड़ा माणिकपुर के मुगल सूबेदार जुनैद बरलास से सहायता मांगी और कहा कि वह इस जागीर को मुगल जागीरदार के रूप में रखेगा। पूरब में मुगलों की सत्ता के विस्तार की दृष्टि से जुनैद बरलास ने शेर खां का निवेदन स्वीकार कर लिया और शेर खां ने इस प्रकार मुगल सहायता से सहसराम खवासपुर टांडा की जागीर पुनः प्राप्त कर ली। शेर खां मुगल सेना में 15 महीने रहा और वह बाबर के चंदेरी अभियान में भी उपस्थित रहा और इस काल में उसने मुगलों का सैनिक संगठन, सैनिक चालें और तोपखाने के प्रयोग का अध्ययन किया जो उसके लिए आगे बहुत अधिक लाभदायक रहा। इसके बाद शेर खां मुगल अमीरों के चरित्र का अध्ययन करने, मुगल सेना का संगठन का अध्ययन करके वापस बिहार आया और यहाँ आकर उसने अफगानों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया और वह सुल्तान महमूद के दरबार में गया जहाँ सुल्तान ने उसका स्वागत किया और पुनः उसे अपने पुत्र का शिक्षक नियुक्त कर दिया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो गई और शेर खां ने एक संरक्षक व डिप्टी गवर्नर के रूप में प्रशासन और सेना को संगठित किया। 1529 में इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के बिहार आने से स्थिति बदल गई और खानवा की पराजय के बाद समस्त प्रमुख अफगान सरदारों के साथ वह बिहार आ गया और उसने शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और मुगलों से युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी। शेर खां महमूद लोदी की अयोग्यता और अफगान सरदारों के अहंकार तथा पारस्परिक द्वेषों से भलीभांति परिचित था और वह बाबर के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहता था। 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगान सेना पराजित हुई। शेर खां ने युद्ध में भाग नहीं लिया और जुनैद बुरलास के द्वारा बाबर को सूचित किया कि वह अफगानों के दबाव के कारण आया है और युद्ध में भाग नहीं लेगा। उसकी निष्ठा बाबर के प्रति है। संरक्षक और डिप्टी गवर्नर के रूप में शेर खां ने शासन और सेना का पुनर्गठन किया और अपने विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त किया। शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति और सूरी कबीले के अफगानों के बढ़ते हुए प्रभाव से लोहानी अफगान अमीर शंकित हो गए और उन्होंने शेर खां को हटाने के लिए बंगाल के शासक नुसरत खां से सहायता मांगी। जलाल खां जो कि वयस्क हो गया था, वह भी सत्ता अपने हाथों में लेना चाहता था और वह इस षड्यंत्र में शामिल हो गया और उसने बिहार पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी जिसे शेर खां ने पराजित कर दिया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और 1529 में नुसरत शाह ने शेर खां पर पुनः आक्रमण किया और इसमें वह फिर से पराजित हुआ और अब शेर खां बिहार में पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज हो गया। बिहार पर अधिकार करने के बाद शेर खां ने
प्रारंभ में मुगलों के किसी क्षेत्र पर यह अधिकार या अतिक्रमण नहीं किया। सैद्धांतिक रूप से वह मुगलों का जागीरदार बना रहा, लेकिन शीघ्र ही इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उसे मुगलों से संघर्ष करना अनिवार्य हो गया और चुनारगढ़ के प्रश्न पर हुमायूं से उसका पहला सामना हुआ। चुनारगढ़ के किले का जो किलेदार था वह अफगान ताज खां सारंग खानी ने, जिसने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वह था और बाबर ने उसे जुनैद बरलास के नियंत्रण में रखा था। सन 1529 में ताज खां की मृत्यु हो गई और ताज खां की विधवा लाड मलिका और उसके सौतेले पुत्रों के विवाद का लाभ उठाकर शेर खां ने चुनारगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया और लाड मलिका से विवाह कर इस अधिकार को उसने पुष्ट भी कर लिया। इस किले में लोदी सुल्तान का राजकोष था जो शेर खां को प्राप्त हुआ और इससे उसने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। बाबर की मृत्यु और तैमूरियों के आपसी विवाद के कारण अफगान पुनः उत्साहित हुए और उन्होंने महमूद लोदी के नेतृत्व में 1532 में मुगल राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में तकरीबन सभी अफगान सरदार शामिल थे। अफगान सेना ने जौनपुर, मनिकपुर और लखनऊ को जीता। हुमायूं इस समय कलिंजर का घेरा डाले हुए था, तब उसने उस घेरे को तुरंत उठाया और अफगानों को खदेड़ने के लिए चल पड़ा। शेर खां ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। यह युद्ध जौनपुर के निकट दोहरिया नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अफगान पराजित हुए और प्रमुख अफगान सरदार मारे गए और महमूद लोदी उड़ीसा भाग गया, जहां उसकी 1542 में मृत्यु हो गई। शेर खां के द्वारा इस युद्ध में भाग न लेने के कारण यह था क्योंकि वो जानता था कि अफगानों में पर्याप्त एकता और शक्ति नहीं है और अभी उसे मुगलों से संघर्ष मोल नहीं लेना है। चुनार के किले के प्रश्न पर हुमायूं का और शेर खां का पहला संघर्ष हुआ। दोहरियों के में अफगानों की पराजय से हुमायूं ने शेर खां को आदेश दिया कि वह चुनार का किला मुगलों को सौंप दे और इसके लिए उसने हिंदू बेग को चुनार भेजा। शेर खां ने कहा कि वह मुगलों का निष्ठावान सेवक है, इसलिए उसके पास चुनार रहने दिया जाए। हुमायूं ने शेर खां की प्रार्थना को अस्वीकार की और चुनार का घेरा डाल दिया। 4 महीने तक घेरा चलने के बावजूद भी हुमायूं को सफलता नहीं मिली और शेर खां किले की रक्षा का भार अपने बड़े बेटे जलाल खां को छोड़कर दक्षिणी बिहार में गया। उसने हुमायूं से प्रस्ताव किया कि वह अपने छोटे बेटे कुतुब खां को एक सेना के साथ सम्राट की सेवा में भेजने को तैयार है, किंतु हुमायूं ने जलाल खां की मांग की। इस तरह से परिस्थितियों ने शेर खां की सहायता की और हुमायूं को इसी समय मोहम्मद जमान मिर्ज़ा के विद्रोह और गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण की सूचना मिली, जिसके कारण हुमायूं ने मजबूर होकर शेर खां के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वह वापस जनवरी 1533 में आगरा चला गया। इसी बीच 1533 में बंगाल के शासक नुसरत शाह की मृत्यु हो गई और उसका बेटा सिर्फ 3 माह तक ही शासन कर पाया। उसे नुसरत शाह के भाई गयासुद्दीन ने मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। चुनार पर हुमायूं के घेरे के समय गयासुद्दीन महमूद ने शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की थी, जिससे शेर खां नाराज था। अब उसने फिरोज की हत्या का बहाना बनाकर बंगाल पर आक्रमण किया और नुसरत शाह की मृत्यु के बाद बंगाल में अराजकता भी फैल गई थी, जिसका लाभ भी शेर खां को मिला और हुमायूं गुजरात अभियान में था, अतः उसने अपने बेटे कुतुब खां को भी बुला लिया और उसने
1434 में बंगाल पर आक्रमण कर दिया और सूरजगढ़ के युद्ध में शेर खां ने बंगाल की सेना को पराजित कर राजधानी गौड़ पर घेरा डाल दिया और सूरजगढ़ के युद्ध के माध्यम से उसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने का एक जो स्वप्न देखा वह प्रारंभ हो गया। इस सूरजगढ़ की युद्ध के पश्चात बंगाल का कुछ क्षेत्र उसके अधिकार में आ गया और इस सफलता से प्रेरित कर होकर शेर खां ने पुनः 1535 में बंगाल पर आक्रमण किया और तेलियागढ़ी तक का प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि 1536 तक शेर खां ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया और 1537 में बंगाल से खराज वसूल करने लगा। अब हुमायूं से गयासुद्दीन महमूद ने सहायता की प्रार्थना की और जब उसे इस गंभीर स्थिति का ज्ञान हुआ तो अक्टूबर सन 1537 मार्च से सन 1538 तक हुमायूं ने चुनार को गंवा दिया और इसी बीच शेर खां ने बंगाल विजय का कार्य पूरा किया और अपने परिवार और कोष को रोहतासगढ़ के सुदृढ़ दुर्ग में भेज दिया। और शेर खां ने हुमायूं से संधि वार्ता की और वह बंगाल से अपना अधिकार हटाना नहीं चाहता था। इस तरीके से हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में संघर्ष की शुरुआत हो गई। हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी ने किस प्रकार मुगल शासन पर अपना अधिकार स्थापित किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में।